ओबीसी वोटर का जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवाल है, तो मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मेरी आपत्ति इस विषय से है कि ओबीसी वोटर की बात चुनाव के ठीक पहले ही क्यों की जाती। उत्तर प्रदेश की आबादी का 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर है, तो निश्चित रूप से ओबीसी वोटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर आप प्रदेश का राजनीतिक इतिहास देखें तो जिधर ओबीसी वोटर रहा है, राजनीतिक दलों को सत्ता नसीब हुई है। लेकिन ओबीसी के हितों की बात निरंतर 5 साल होनी चाहिए। मैं आपके चैनल से भी आग्रह करूंगी कि जो सवाल आज आप उठा रहे हैं चुनाव के वक्त, और तमाम चैनल्स को मैं देख रही हूँ कि इस वक्त ये सवाल उठाया जा रहा है, तो ये सवाल 5 साल आप उठाइए। तो उत्तर प्रदेश की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जो 50% से ज्यादा ओबीसी का है, उनके हक में शायद सरकारें और जागेंगी और ज्यादा काम करें। और जो दल आज ये सवाल उठा रहे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त आप ये सवाल क्यों उठा रहे हैं और आप पिछड़ों की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं। आपका तो इतिहास है, आपने उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली है, आपको कई बार मौका मिला है और यही पिछड़ों की वजह से मिला है। और लोगों ने भी आपको वोट दिया है, लेकिन पिछड़ों के संख्या बल को देखते हुए आपको यदि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का अवसर मिला तो पिछड़ों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो क्या आपने तब पिछड़ों का इतना ख्याल रखा और पिछड़ों के हक में आपने इतने टेन्योर जो निकाले, आपकी क्या उपलब्धियां आप गिनाई? हमने तो बहुत उदाहरण दिए। मेरे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी बैठे हुए हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। ये मांग नई नहीं है, पुरानी है, कई वर्षों तक संसद के अंदर मांग होती रही, लेकिन इस दिशा में काम किया। तो हमारे पास तो उदाहरण है, आपके पास उपलब्धियां आपकी नहीं है। लेकिन अनुप्रिया जी, ये क्या एक ही दल करता है या ये सभी दल करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि चुनाव आने से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाता है, प्रतिनिधित्व बढ़ जाता है, आपको बहुत समय के बाद उसमें जगह दी गई। तो ये चुनाव के पहले ही क्यों होता है? ये तो राजनीतिक दलों से भी पूछा जाना चाहिए कि सिर्फ एक राजनीतिक दल मलाई कर रहे हैं ओबीसी वोटर, मैंने इसीलिए इस विषय को आपसे कहा कि आपके चैनल से मैं अनुरोध करूंगी कि आप ओबीसी के हक की बात और हक के उनके सवाल जो है उसे पूरा 5 साल उठाइए, तो तमाम राजनीतिक दलों को यह एहसास होगा कि सिर्फ चुनाव के समय आप ओबीसी की बात नहीं कर सकते। आपको ओबीसी की बात करनी है, आप ओबीसी के वोट पर सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं, 5 साल आपको उनके लिए काम करना है। ये सब पे लागू होता है। तो फिर तो ये ओबीसी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों से भी पूछा जाएगा कि आप भी 5 साल सड़क पर उतरकर ओबीसी मुद्दों पर संघर्ष करेंगे, आप करेंगे तो हम दिखाएंगे। बिल्कुल, मैंने इसीलिए तो आपसे कहा कि जो दल आज ये सवाल उठा रहे हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि आपने एक बार नहीं अनेक बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, आपके पास तो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए। आप ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपने क्या किया ओबीसी के कल्याण के? आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए। मुझे लगता है लंबी फहरिस्त होगी गिनाने के लिए कि हम तो सुनते सुनते थक जाएंगे, इतना कुछ आपने किया होगा। तो इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। क्या आप ये सवाल संजय निषाद जी से पूछ रहे हैं कि इलेक्शन पास आए तो उन्हें फिर निषादों के आरक्षण की अचानक याद आ रही? देखिए, संजय जी हमारे सहयोगी हैं। आज हमारे गठबंधन में संजय जी शामिल हुए हैं, एक लंबा संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो आए हैं तो निश्चित रूप से इस समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, उसके हितों से जुड़े हुए विषयों को तो वो रखेंगे। वैचारिक विषयों को लेकर ही कोई 2 दल आगे बढ़ते हैं। अपना दल भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है, तो कुछ मुद्दों पर हम आए। तो संजय जी के भी अपने विषय है और उनको पूरी स्वतंत्रता है और अपना भी चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अनुप्रिया जी, आपसे और संजय जी आपसे 2 सवाल, मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त पूरे यूपी इलेक्शन के वो है। हर कोई जानना चाहता है 10 तारीख को जो होगा वो होगा, लिस्ट का क्या होगा, लिस्ट कब आने वाली है, सीटों का क्या होगा? देखिए, जहाँ तक मेरी पार्टी अपना दल की बात है तो हमारी कई दिनों से बातचीत चल रही है और हर सीट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पार्टी की अपनी अपेक्षाएं हैं, उसके अनुरूप एक सूची हमने तय की है। कुछ सीटों पर हमारी सहमति बन गई है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी चर्चा चल रही है, इसलिए हम समय आने पर उसको भी स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि इस सीटों का मसला बहुत पेचीदा होता है। बस ऐसा नहीं है कि हमने एक लिस्ट शेयर की, उन्होंने एक लिस्ट शेयर की और हो गया। हमें एक एक सीट के इक्वेशंस को डिस्कस करना पड़ता है, वो टाइम टेकिंग होता है और जाहिर सी बात है कि 2 दल हैं, दोनों के कार्यकर्ता हैं, सबकी अपेक्षाएं हैं, तो उसके बीच में संतुलन बनाने का जो काम होता है वो दोनों दलों को करना पड़ता है, इसलिए उसमें समय लगता है। तो थोड़ा और समय लगेगा, हम सीटों की संख्या स्पष्ट करेंगे। पर पहले से ज्यादा सीटों पर आप लड़ेंगी इस वर्ष?
बिल्कुल इस समय उसमें कोई लाइव संदेह देख नहीं। सकते हैं आप लेकिन TV9 ये भारतवर्ष जब हम पर संख्या आपके निषाद सामने पार्टी रखेंगे सुप्रीमो तो आप पॉलिटिकल देखेंगे कि गॉडफादर अपना डॉक्टर एक संजय बड़ा कुमार हुआ निषाद आकार भी जी आपको दिखाई और देगा। संजय निषाद जी, अपना दल की सवाल अनुप्रिया आपसे पटेल जी तो आप मंच ये पे सीधे बता लाइव पाएं कि हैं। ये लिस्ट आपको पता है, आपको बताया कि कब तक फाइनल हो जाएगा? निश्चित रूप से जो प्रिया जी ने कहा वो सही है कि कोई भी जो दल होते हैं उनके कार्यकर्ताओं की उनकी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन जो जीत के लिए आते हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठबंधन किए जाते हैं, उसके लिए उस सीटों पर चर्चा होती है और निश्चित रूप से समय समय पर वो सीट के और सूची आ जाएगी। लेकिन एक बात मैं पेज जरूर कहाँ फंसा है, अगर वो भी बताएंगे? कोई पेज नहीं फंसा है, दर्शकों को। पेज नहीं फंसा। जीत के लिए जो समीकरण तय होते हैं, तो जीत के लिए सर्वे आते हैं और कौन से, क्योंकि पहले दो दल थे, हम प्रिया जी थी और अपनी भारतीय जनता पार्टी थी, अब एक मैं आ गया तो निश्चित रूप से ऐसा तो नहीं अनुप्रिया जी की वजह से आपके भी मामला लटक गया हो? नहीं, कोई नहीं मामला, क्योंकि सबके कार्य से लगभग बटे हुए, मिलजुल के हम लोग सहयोग की भावना से आए, सहयोगी दल के रूप में हम लोग आए हैं और सहयोग के लिए हम लोग अपने इस पार्टी के विचारधारा को, पार्टी की शक्ति को। लेकिन एक बात जो पहले छूट गया था उसे हम शेयर करना चाहूंगा कि जो आज पिछड़ी जातियों का जो बात चल रहा है कि इनका किधर है, लेकिन इसमें इस देश में कुछ ऐसी जातियां हैं कि जो न पिछड़े हैं, न अनुसूचित है, न अगड़े हैं, इनकी भी तो चर्चा हो जानी चाहिए। जो लटकू राम बने हुए 70 साल से, राष्ट्रपति कहते हैं कि अनुसूचित हैं, इनकी गिनती 1961 से कहते थे अनुसूचित है, उनकी उपजातियों को पिछड़े में डाल के पिछड़ा कहते हैं। 31 अगस्त 2016 को राज्यपाल ने नोटिफिकेशन कर दिया कि ये पिछड़ी जातियां पिछड़ी नहीं है, इन्हें निकाल दिया गया, ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो ऐसे में ये जो नेता, जो पार्टियां पिछड़े की बात कर रही हैं, तो ऐसी जातियां जो इनकी सरकारें बनाते रहे हैं कि उनके लिए भी चर्चा होनी चाहिए कि इनका क्या होगा, कैसे लटके रहेंगे, कि बसपा आएगी स्टे ले लेगी, समाजवादी पार्टी आएगी निकाल लेगी। तो ऐसी जातियों को भी ख्याल होना चाहिए, वोट तो उनके भी तो है। तो आज भारतीय जनता पार्टी, मैं धन्यवाद दूंगा अमित शाह जी को कि उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और आरटीआई को बैठक कराया। आरटीआई से कहा भाई जो तुम्हारे यहाँ सूचीबद्ध है, ऐसे लोगों की सूची बनाओ और उस पर जो भी संवैधानिक तरीका होता है उसे अपनाओ, जल्दी करो। उन्होंने कुछ किया भी और उन्होंने किया। तो ऐसे में और दलों से मैं उम्मीद रखता हूँ कि भाई सभी लोगों का अगर आप वोट चाहते हो, भर्ती करते हो, नेताओं को नाम लेते हो, तो उनके जो मुद्दे हैं, जो चाहे आरक्षण संबंधी हो, चाहे उनकी हिस्सेदारी संबंधी हो, तो उस पर भी उनकी चर्चा, उनकी आवाज सुननी चाहिए। इन जातियों का हम करेंगे 70 साल से क्या करेंगे, आगे जो मौका मिला था 30-70 साल से तो करके दिखाए होते तो आज कहना नहीं पड़ता। राज सीट का तो सीट अभी हम 3 साल से आए हुए, 2016 में मैं 2016 को दल का गठन कराया हूँ। आज पहला चुनाव 2017 वाला था, 2019 में सहयोग किया था। निश्चित रूप से हमें सम्मानजनक भारतीय जनता पार्टी सीटें दे रही है। समय आने पर सूची आ जाएगी। ओबीसी की राजनीति करने वाले नेताओं पर एक बड़ा आरोप ये लगता है संजय जी की अमूमन गठबंधन में सीटों पर जो पेश फंसते हैं वो परिवार के लोगों के लिए टिकट मांगने, सीट मांगने पर ज्यादा फंस जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों के साथ, हम लोगों के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहले से जो तैयारी किए हुए हैं और वो जीत के समीकरण में है, और जो जीत के समीकरण में उनको भारतीय जनता पार्टी देने में कोई दिक्कत नहीं। 2-4 सीटें ऐसी हैं जिसमें चर्चा चले, वो फिर जल्दी उस पर चर्चा होकर वो सामने आ जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग दोनों की वजह से एक दूसरे का पेट फंस रहा हो कि मुझे 15, उसको 17, नहीं मुझको 19, ऐसा तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं। वो तो दर्द उन्हें हो रहा है जिनकी दुकानें बंद हो रही प्रदेश में हम लोगों की वोटों से। अच्छा निषाद जी, आपकी एक और मांग थी और आप क्योंकि कह रहे हैं कि बीजेपी सारी मांगों को पूरा भी कर रही है और पूरी तरह से ओबीसी वोटर के साथ खड़ी है। आप डिप्टी सीएम मांग रहे थे और उन्हें एमएलसी बना दिया, तो वो मांग अभी भी बरकरार है, पुरानी वाली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाय वाले एक बेटे प्रधानमंत्री बना सकती है, एक नीचे कार्यकर्ता को कुछ भी बना सकती है। तो वो मेरे समाज का एक सुझाव मांग नहीं था। हम लोगों की एक ही मांग है, एक ही सपने हैं कि हमारे समाज की जो 2 दूर की रोटी छीनी गई, कपड़े मकान छीने गए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार छीने गए, इनके रोजी रोटी सब कुछ छीना, संविधान में मिला हुआ हक छीना गया, इन्हें वापस हो जाए, इन्हें मिल जाए, पुनः विकास की धारा में आ जाए। ये हम लोगों की मांग है, ये हम लोगों के सपने हैं। अनुप्रिया जी, ओबीसी जनगणना को लेकर के बीजेपी क्या कह रही है? आपने कहते रहे जातिगत जनगणना की बात उठती नहीं है, बीजेपी की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करती है जातिगत जनगणना, आप उसके सहयोगी हो पाएंगे? देखिए, ऐसा है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो शायद पहले भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया, लेकिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। लेकिन आज के दौर की जो भारतीय जनता पार्टी है
उसने वो ऐसे निर्णय किए जो पहले कभी नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है, किसी विषय को हम सिर्फ ये सोचकर नहीं मान के बैठ सकते हैं कि आज यदि उस विषय पर सहमति नहीं है तो भविष्य में कभी उस विषय पर सहमति नहीं हो सकती। निश्चित रूप से अपना दल कास्ट सेंसस का समर्थक है और हमारा ये मानना है कि 1931 के बाद हमने देश में कास्ट सेंसस नहीं किया और देश के अंदर यदि हमारे सोशल फैब्रिक का आधार ही जातीय व्यवस्था है तो उसे हम नकार भी नहीं सकते। और इसलिए अगर विभिन्न जातियां उपजातियां जो भारत के समाज में रहती हैं, यदि हम उनकी गणना करें तो ऐसा ये पूरी तरीके से व्यापक समाज हित में है और सरकारों के पास भी प्रामाणिक आंकड़े आएंगे तो मुझे लगता है कि तमाम जो सरकार योजनाएं चलाती है उनका बेहतर तरीके आप से जो कह रहे हैं क्रियान्वयन वो आपके हिसाब से तो ठीक है, पर बीजेपी की जो राजनीति है उसमें अगर वो ये करते हैं तो उनको पता है कि उनका जो जनरल कास्ट वाला वोटर है वो उनसे छिटक जाएगा, दूर हो जाएगा, इसलिए वो बार बार बच रहे हैं। जैसा दबाव आप लोग सीट के लिए बना रहे हैं वैसा दबाव क्या जातिगत जनगणना के लिए बना पाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी का अपना एक संख्या बल है, चाहे राज्य की विधानसभा में हो या देश की संसद में हो, और हमारी पार्टी की जितनी राजनीतिक ताकत है उसके हिसाब से हम अपने पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए विषयों को और जो विषय हम अहम समझते हैं उसे हम हमेशा अपने सहयोगी दल के सामने रखते रहते हैं, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी विषय का समाधान तुरंत हो जाए, लेकिन एक निरंतरता बनी रहती है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जहां तक मैं समझ पा रही हूँ एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस बात का पक्षधर है कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए, जातिवार जनगणना होनी चाहिए। तो एक हम ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, आशावादी हो सकते हैं कि भविष्य में ऐसी संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। अपना दल तो निश्चित रूप से उसकी मांग करता रहेगा, हम अपने सहयोगी दल से बात भी करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या करना है वो उनकी अपनी कार्यकारिणी तय करेगी। पार्टी के अंदर इतनी बड़ी पार्टी है और समाज के तमाम लोग जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से उनकी पार्टी को एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है, लेकिन हम अपनी पार्टी की तरफ से निरंतर इस विषय पर उनसे बात कर भी रहे हैं और हमारे गठबंधन का एक स्पष्ट नजरिया हो, ये बात हमने कही भी है एनडीए की बैठकों में। हम भी इसका समर्थक हो, लेकिन इस पे आवाज मैं हमेशा उठाता रहता हूँ, चाहे प्रेस से, चाहे मीडिया से, चाहे ज्ञापन से, कि जो जाति विसंगति है कि उनका नाम कहीं एससी में है कहीं ओबीसी में है, तो राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के हिसाब से जो विसंगति पहले दूर हो जाए तो निश्चित रूप से उसके बाद ही जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार 1961 में गिनती हुई कुछ जातियों का वो 60 लाख 70 लाख 80 लाख 1 लाख उनको गिनते गिनते 3000 4000 कर दिया, एक जाति को 2 करोड़ 24 लाख कर दिया। तो ऐसी सारी विसंगति जो हुई है उस विसंगतियों को दूर करके जातीय गणना होना चाहिए, ये हमारी हमेशा निरंतर मांग रही है और निश्चित रूप से इसमें हम लोग कामयाबी हो जाएंगे। संजय निषाद जी, एक और पार्टी है जो निषादों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, वो भी मैदान में है, तो वो आपको कुछ नुकसान पहुंचाएगी क्या? और ऐसे बहुत से दल खड़े हो जाएंगे तो फिर तो वोट बढ़ता ही चला जाएगा। और अच्छा होगा कम से कम जितने अधिक लोग आवाज उठाएंगे, जितने ज्यादा नेता रहेंगे, क्योंकि लीडरलेस सोसाइटी में हमारे सोसाइटी में लीडर ही नहीं थे। कम से कम मैं उनको धन्यवाद दूंगा, कम से कम समाज की आवाज उठाने के लिए जितने अधिक से अधिक लोग आते हैं उतने समाज का भला होता है। उसमें हम लोग उसे लगता है कि समाज में समस्याएं हैं, इस समाज के साथ भेदभाव हुआ है, इस समाज के बाद धोखेबाजी हुआ है और वो धोखेबाजों को चिन्हित करने के लिए अगर कई लोग आते हैं तो और अच्छे से होता है, वो धोखेबाज हट जाते हैं, हटने के बाद उनकी समस्या का जो समाधान कर सकता है ऐसी दल आते हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ हम लोग। धोखेबाजी किसने की? पिछली सरकारों ने की, कांग्रेस ने धोखेबाजी की, उसने हमारे इस देश का वोट दिया सबको। उन्होंने मुकुल वासनी और सैजा ने उनके नेता है, मैंने आरटीआई में मांगा, भाई गायकवाड़ उनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखा रखा। उन्होंने कहा भाई हम लोग तालघाट नदी छीनी गई, सबका वोट दिया, किसी का रोजी रोटी छीना जा, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में पिछड़ों के नाम पर उन्होंने वोट लिया तो उन्होंने कहा था ऐसा करेंगे, तो उस तरीके का उन्होंने 30 साल से उत्तर प्रदेश की